Hi viewers, I'm Rizwan Chaudhary. Today we will discuss about the antibiotics, its classifications, and the selection of antibiotics, its mechanism of action. So let's start. अच्छा, सबसे पहले एंटी माइक्रोबियल एजेंट होते गए हमारे पास। अब एंटी माइक्रोबियल एजेंट ऐसे एजेंट्स हैं जो क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ और रेप्लिकेशन है उसको या तो अरेस्ट कर देंगे या उन बैक्टीरिया को जो इन्फेक्शन काज कर रहे थे, डिजीज काज कर रहे थे, उसको क्या करेंगी, किल करेंगी। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स आते हैं कि किन केसेस में आपने कौन सी एंटीबायोटिक्स को सेलेक्ट करना है, कौन से पेशेंट के लिए कौन सी एंटीबायोटिक सूटेबल होगी, उसी प्रॉपर एफिकेसी होगी, सेफ्टी होगी, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट मिनिमाइज होंगे कम से कम, और अगर मल्टीपल डिजीजेज है तो उसके लिए कौन सी एंटीबायोटिक सेफ होगी, कंट्रा इंडिकेटेड नहीं होगी, लेस साइड इफेक्ट, एडवर्स इफेक्ट होंगे। तो उसको देख लेते हैं। अब सबसे पहले कि सिलेक्शन एंटीबायोटिक की कैसे करते हैं, तो बेशुमार पैरामीटर्स होते हैं, बेशुमार फैक्टर्स हैं जो हमारे पास डिपेंड कर रहे हैं, हमें ये बता रहे होते हैं कि एंटीबायोटिक को आपने सेलेक्ट कैसे करना है, कौन सी क्लास जो है एंटीबायोटिक की कौन सी इन्फेक्शन के लिए यूजफुल होगी और उसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देगी और साइड इफेक्ट उसके मिनिमम होगी। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि एंटी माइक्रोबियल एजेंट को सिलेक्ट करने के लिए आपने पहली चीज जो माइंड में रखनी है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। मींस दैट के ऑर्गेनिजम्स को आपने आइडेंटिफाई करना है। ऑर्गेनिज्म कौन सा है, वो माइक्रोब जो डिजीज काज कर रहा है उसको आइडेंटिफाई करना है कि वेदर ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। अब उसको आइडेंटिफाई करने के लिए डिफरेंट टेस्ट यूज होते हैं हमारे पास। सबसे पहले कल्चर टेस्ट है, देन सीरम टेस्ट आ जाता है, ब्लड टेस्ट। अब इन तीन टेस्ट को यूज करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारे पास, फिर स्टैंडिंग प्रोसीजर यूज करेंगे कि हमारे पास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होगा, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होगा, उसके लिए कौन सी एंटीबायोटिक्स जो होगी वो सूटेबल होगी, प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करेगी, और जो चांसेस होंगे इन्फेक्शन के या उसकी बैक्टीरियल की ग्रोथ होगी उसको मिनिमाइज करेगी, उसकी इनहिबिशन करेगी। नेक्स्ट फैक्टर आ जाता है हमारे पास के ऑर्गेनिजम्स की सक्सेप्टिबिलिटी, कि ऑर्गेनिज्म सक्सेप्टिबिलिटी मींस दैट कि वो कितना सेंसिटिव होगा, ठीक है, कितना सेंसिटिव है कि कौन सी एंटीबायोटिक्स हमने उसकी ये यूज करनी है, उसकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए या उसको किल करने के लिए हमने कौन सी एंटीबायोटिक यूज। तो इसमें डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। अब कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं वो कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं उनके लिए प्रिडिक्टेबल होते हैं। अब सपोज हमारे पास कुछ जो पैथोजेंस होंगे, जिस तरह स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिन है, नेज़ीरिया मेनिंजाइटिस, ये प्रिडिक्टेबल होते हैं सर्टेन एंटीबायोटिक्स के लिए। तो कुछ जो हमारे पास बैक्टीरिया हो गया, अगर कंट्रास्ट हो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की बात करें, ठीक है, इंटेरोबेसिलाई, इंटेरोकोकाई, ये अनप्रिडिक्टेबल होंगे किसके लिए, जो मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स होंगी, ठीक है। तो डिफरेंट हमारे पास फैक्टर्स होते हैं कि इसको हम डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म की सक्सेप्टेबिलिटी। तो हमारे पास दो चीजें होती है इसकी डिटरमिनेशन के लिए। सबसे पहले हम इसकी डिटरमिनेशन ऐसे करेंगे कि ऑर्गेनिजम्स की MIC और MBC। अब MIC क्या है कि मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन, और जो मिनिमम बैक्टीरिसाइडल कंसंट्रेशन। अब इन दोनों को डिस्कस करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि बैक्टीरियोस्टैटिक्स क्या होती है और बैक्टीरिसाइडल क्या होती है। अब इनके हमारे पास क्या है कि डिफरेंट फंक्शंस होते हैं कि कौन सी ड्रग्स जो होगी, कब आपने बैक्टीरिया की ग्रोथ को अरेस्ट करवाना है, ठीक है, उसकी रेप्लिकेशन को अरेस्ट करवाना है, किस टाइम आपको, अगर सीवियर, अगर तो माइन्यूट इन्फेक्शन है देन ओके, आपने क्या किया, उसकी बैक्टीरियल की ग्रोथ को अरेस्ट कर दिया, रेप्लिकेशन नहीं होगी, उसकी मैसेंजर आरएनए की जो कॉपीज होंगी वो नहीं बनेगी, रेप्लिकेशन स्टॉप हो जाएगी। अगर जो मेजर आपके पास सीवियर इन्फेक्शन है तो देन यू हैव टू एरेडिकेट, यू हैव टू किल द बैक्टीरिया दैट काजिंग द इन्फेक्शन। आपने क्या करना है, उस बैक्टीरिया को किल करवाना है जो इन्फेक्शन काज कर रहा था, उसने सीवियर इन्फेक्शन काज किया। तो लेट्स सी, अब जो हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक्स होती हैं, ठीक है, नाम से जाहिर है, स्टैटिक्स का मतलब क्या है कि स्टॉप कर देना। अब ऐसे एजेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो बैक्टीरियल की ग्रोथ को क्या कर देते हैं, उसकी ग्रोथ को अरेस्ट कर देंगे और उसकी रेप्लिकेशन को स्टॉप करेंगे। जब स्टॉप करेंगे तो वो जो इन्फेक्शन हुआ था, ठीक है, माइन्यूट इन्फेक्शन था, उसको क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे, हमें रिलीफ मिल जाएगा। रिक्वायर्ड जो जब एंटीबायोटिक अपना रिक्वायर्ड इफेक्ट परफॉर्म करेंगी तो इस
इन्फेक्शन से हमें रिलीफ मिल जाएगी। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि बैक्टीरियोस्टैटिक्स जो होती हैं, अब बैक्टीरियोस्टैटिक तो होगी बैक्टीरियोसाइडल, तो बैक्टीरियोसाइडल जो होंगी हमारे पास वो बैक्टीरिया, उसके चांसेस होते हैं हमारे पास 99.3%। अब 99.3% उसकी चांसेस होते हैं कि वो बैक्टीरिया को किल कर दें। जब बैक्टीरिया की किलिंग होगी या तो देन इट्स मींस दैट उसकी जो फर्दर ग्रोथ प्रोसेसेस थे देन वो भी स्टॉप हो गए, इन्फेक्शन से हमें रिलीफ मिल जाएगी। और ये कब होगा? आफ्टर द इंक्यूबेशन ऑफ 18 to 24 आवर्स, कि जब 18 से 24 घंटे हो जाएंगे इंक्यूबेशन के बाद, देन वो 99.3% उसकी कैपेबिलिटी होगी एंटीमाइक्रोबियल एजेंट की कि उसकी जो वो जो बैक्टीरिया उसको क्या कर दे, किल कर दे। नेक्स्ट हमारे पास इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो डिफरेंट हमारे पास इसकी एग्जांपल्स आ जाती हैं, जो डिफरेंट बैक्टीरिया आते हैं। अब हमारे पास सपोज के इसमें जो एग्जांपल आती है बैक्टीरियोस्टैटिक्स में वो लेनिजोलिड है। लेनिजोलिड एंटीबायोटिक्स यूज होती है। अब ये जो लेनिजोलिड एंटीबायोटिक्स होगी वो कौन से बैक्टीरिया के लिए? स्टेफिलोकोकस एरियस है और इंटेरोकोकाई, इन दो बैक्टीरिया के लिए ये क्या होगी? हेल्पफुल होगी, इसकी ग्रोथ को अरेस्ट करेगी और रेप्लिकेशन को क्या कर देगी? स्टॉप कर देगी। जो हमारे पास नेक्स्ट है बैक्टीरियल साइडल, तो बैक्टीरियल साइडल में भी यही ड्रग्स आती है लेनोजोलिड, लेकिन उसमें जो बैक्टीरिया होगा वो डिफरेंट होगा हमारे पास, ठीक है। वो अगेंस्ट किस बैक्टीरिया के अगेंस्ट वार करेगी? हमारे पास है वो बैक्टीरिया, उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। इस बैक्टीरिया के अगेंस्ट क्या करेगी? वार करेगी और इसको क्या कर देगी? किल कर देगी और हमें क्या होगा? इन्फेक्शन से रिलीफ मिल जाएगा। ये थी हमारे पास कि बैक्टीरियोस्टैटिक में डिफरेंशिएट किया है बैक्टीरियोसाइडल में। अब हमारा मेन जो था वो पॉइंट्स के हमने सक्सेप्टिबिलिटी ऑर्गेनिज्म की फाइंड करनी है कि कितना वो सेंसिटिव है और कितना क्या वो रेजिस्ट कर रहा है या कितनी उसकी सेंसिटिविटी है। दो चीजें मैंने डिस्कस की। अब नंबर 1 MIC और MBC, ठीक है, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन और मिनिमम बैक्टीरिसाइडल कंसंट्रेशन। बैक्टीरियोस्टैटिक में हमने ये कहा कि ग्रोथ बैक्टीरिया की उसको हम स्टॉप कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, रेप्लिकेशन को क्या कर रहे हैं? स्टॉप कर रहे हैं। यहां पे भी यही होगा कि मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन के वो लोवेस्ट पॉसिबल कंसंट्रेशन एंटी माइक्रोबियल एजेंट की जो क्या कर रही है? उस बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर रही है? अरेस्ट कर रही है। उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ जो इन्फेक्शन काज कर रहा था उस की ग्रोथ को क्या कर देगी? स्टॉप करेगी। जब स्टॉप करेगी तो रेप्लिकेशन प्रोसेस वो स्टॉप हो जाएगा। देन वो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था उससे हमें क्या हो जाएगी? रिलीफ मिल जाएगी, ठीक है। सेकंड आता है MBC। अब MBC हमारे पास क्या है कि मिनिमम बैक्टीरियल साइडल कंसंट्रेशन। तो मिनिमम बैक्टीरियल साइड, अब बैक्टीरियल साइडल नाम से ये इसको डिफाइन कर रहा है कि साइडल मींस कि वो किल कर रहा है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियल साइडल में क्या होगा कि इसकी जो एफिकेसी होगी वो 99.9% होगी कि वो लोवेस्ट पॉसिबल कंसंट्रेशन जिसमें वो क्या करता है कि इसकी एफिनिटी कितनी होगी? 99.9% आफ्टर ये, ठीक है। इसकी इतनी एफिकेसी होगी कि वो हमारे पास क्या कर रहा है? उस बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज है उसको क्या कर रहा है? रिड्यूस कर रहा है। MIC में क्या था? वो लोवेस्ट पॉसिबल कंसंट्रेशन आफ्टर 24 आवर ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा था, स्टॉप कर रहा था। MBC क्या है कि 99.9% इसकी एफिकेसी होगी, इतनी एबिलिटी होगी कि वो क्या कर रहा है कि उस बैक्टीरिया को किल कर रहा है, उसकी जो कॉलोनी काउंट है उसको रिड्यूस कर रहा है। तो ये हमारे पास फिर आ जाती है कि कैसे आपने क्या करना है? इसको इनहिबिट कराना है या इसको मिनिमाइज करना है। तो इसके डिफरेंट केसेस आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आता है कि वो ये 2 पॉइंट्स हो गए कि हमने सिलेक्शन क्या की। पहला तो यह है कि आइडेंटिफिकेशन की ऑर्गेनिज्म की, दूसरा ऑर्गेनिज्म की सक्सेप्टिबिलिटी। अब नेक्स्ट तीसरा फैक्टर आता है हमारे पास कि किस तरह आपने जो साइट, तीसरा है साइट ऑफ इन्फेक्शन, कि इन्फेक्शन हो गया तो वो उस साइट पे, जिस साइट पे आपको इन्फेक्शन हुआ है, कैसे वो एंटीबायोटिक्स जाएगी वहां पे, टारगेट टिश्यू पे एक्ट करेगी और उस स्पेसिफिक बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या करेगी? रिड्यूस करेगी या उस बैक्टीरिया को किल करेगी। तो इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है।
अब जो हमारे पास साइट ऑफ इन्फेक्शन है, ठीक है, ऑन थेरापी, इसमें फिर ब्लड ब्रेन बैरियर का रोल होता है। इसमें 3-4 फैक्टर्स आ जाते हैं, 4 फैक्टर आते हैं कि लिपिड सॉल्युबिलिटी होगी, उसके अलावा मॉलिक्यूलर वेट होगा उसका, तीसरा स्टेप आ जाता है, उसमें फैक्टर आ जाता है कि बाइंडिंग कितनी हुई है, ठीक है, प्रोटीन बाइंडिंग। चौथा है फिर कि एफिनिटी क्या है ट्रांसपोर्टर के लिए या इफ्लक्स पंप के लिए। तो ये 4 फैक्टर आते हैं, इसको हम डिस्कस करते हैं। वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी, सीएनएस को पेनिट्रेट करेगी और टारगेट ऑर्गन्स तक पहुंचेगी, और रिक्वायर्ड जो इफेक्ट होगा कि उसने मिनिमाइज करना है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करना है, या फिर उसको क्या करना है, किल करना है बैक्टीरिया को। तो ये फिर डिपेंड करता है सीएनएस पे। अब इसमें डिफरेंट फैक्टर आ जाते हैं, हमारे पास 4 फैक्टर आते हैं इसमें। नंबर 1 लिपिड सॉल्युबिलिटी आ जाती है, ठीक है, कि कितनी वो लिपिड सॉल्युबल है। सेकंड आ जाता है मॉलिक्यूलर वेट। थर्ड आता है प्रोटीन बाइंडिंग। चौथा आ जाता है, फोर्थ वन इज एफिनिटी फॉर ट्रांसपोर्टर या फ्लक्स फॉर्म। सही है। अब नंबर 1 क्या है कि साइट ऑफ नंबर 1 के लिपिड सॉल्युबिलिटी। अब जितनी ड्रग लिपिड सोल्यूबल होगी इट मींस दैट उसकी एफिनिटी ज्यादा होगी, और वो क्या करेगी, क्रॉस करेगी ब्लड ब्रेन बैरियर को। जब ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगी तो टारगेट ऑर्गन तक जाएगी, और रिक्वायर्ड जो इफेक्ट होगा, ठीक है, वो हमें देगी। अब देखें डिफरेंट ड्रग्स है हमारे पास जिनकी लिपिड सोल्युबिलिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। नंबर 1 क्लोराम्फेनिकोल है और मेट्रोनिडाजोल। ये 2 ड्रग्स हैं जिनकी लिपिड सोल्युबिलिटी ज्यादा होगी, और ये इजीली सीएनएस को पेनिट्रेट करके रिक्वायर्ड इफेक्ट देंगी टारगेट ऑर्गन्स के साथ बाइंड करके। उसके बरक्स अगर हम देख लें कि जिनकी लिपिड सोल्युबिलिटी कम होती है तो उनका क्या होगा कि जाहिर बात है जब लिपिड सोल्युबिलिटी कम होगी तो वो क्या करेंगे, इजीली पेनिट्रेट नहीं करेंगी सीएनएस को। अगर पेनिट्रेट कर भी पा रही है तो इतनी कंसंट्रेशन में वो नहीं पेनिट्रेट करेंगी, तो हमें जो रिक्वायर्ड इफेक्ट होगा वो नहीं अचीव हो पाएगा, ठीक है। वो डिफरेंट जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के गैस हमें वो रिक्वायर्ड फार्माकोलॉजिकल एक्शन चाहिए था वो हमें अचीव नहीं हो पाएगा। उसके बाद आता है सेकंड वन इज मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट भी डिपेंड करता है कि एंटीबायोटिक्स सीएनएस को पेनिट्रेट करेंगी या नहीं। अब मॉलिक्यूलर वेट के लिए यह है कि जितना मॉलिक्यूलर वेट ड्रग का ज्यादा होगा एंटीबायोटिक का, उतनी उसकी सीएनएस में पेनिट्रेशन कम होगी। सही है। अब जिस तरह एग्जांपल है हमारे पास कि वेंकोमाइसिन, इसकी पुअर पेनिट्रेशन होगी क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इसका ज्यादा होता है, ठीक है। तो सीएनएस पेनिट्रेशन को या ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने के लिए एक तो लिपिड सोल्युबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए, दूसरा उसका मॉलिक्यूलर वेट कम होना चाहिए। तीसरा हमारे पास आ जाता है प्रोटीन बाइंडिंग। तो जितनी भी ड्रग्स होती हैं हमारे पास, ठीक है, अगर तो वो प्रोटीन के साथ बाइंड हुई है, एक तो उनका इफेक्ट भी कम होता है। सही है। क्योंकि रिसेप्टर के साथ जो फ्री ड्रग्स होती है वो जाके बाइंड होती है। प्रोटीन के साथ तो जो बाइंड हुई है, ठीक है, वो हमें इफेक्ट तो नहीं देगी। जो फ्री फॉर्म में है वो जाएगी और वो रिसेप्टर के साथ बाइंड करके हमें रिक्वायर्ड इफेक्ट देगी। तो इसके लिए है कि वो जो सीरम में प्रेजेंट होगी या वो जो फ्री हमारे पास होगी फ्री फॉर्म में, तो वो क्या होगी, वो जाके सीएनएस को पेनिट्रेट करेगी और रिक्वायर्ड फार्माकोलॉजिकल जो एक्शन होगा वो परफॉर्म करेगी, वो अचीव करेगी। फोर्थ आ जाता है, ठीक है, कि अब प्रोटीन बाइंडिंग में है कि प्रोटीन बाइंडिंग अगर ज्यादा होगी तो वो रिस्ट्रिक्ट कर देगी जो एंट्री होगी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, ठीक है। तो प्रोटीन बाइंडिंग कम होगी या फिर उसकी अगर जो फ्री होगी तो वो क्या करेगी, वो सीएसएफ में एंटर होगी, रिक्वायर्ड इफेक्ट देगी। चौथा आ जाता है हमारे पास एफिनिटी फॉर ट्रांसपोर्टर या फ्लक्स पंप। अगर हमारे पास एंटीबायोटिक्स की एफिनिटी है किसके लिए, ट्रांसपोर्टर के लिए। पहली बात, अगर कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स जिसकी एफिनिटी है ट्रांसपोर्टर के लिए, ठीक है, नंबर 1। दूसरी, या उनकी एफिनिटी नहीं है फ्लक्स पंप के लिए, एफिनिटी है ट्रांसपोर्टर के लिए और एफिनिटी नहीं है फ्लक्स पंप के लिए, तो उनकी जो पेनिट्रेशन होगी वो बेटर होगी, अच्छी पेनिट्रेशन होगी, ठीक है। सीएनएस को पेनिट्रेट करके जाएंगी टारगेट टिश्यू तक और रिक्वायर्ड इफेक्ट देंगी हमें। सही है। ये इसके थे कि 4 फैक्टर थे जो हमें ये बता रहे थे कि साइट ऑफ इन्फेक्शन और थेरापी आपने कैसे उसको मैनेज करना है, किन किन कौन कौन सी एंटीबायोटिक्स होंगी जिसको आपने इस बेस पे सिलेक्ट करना है कि हाँ ये जो जिस रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन में जानी चाहिए वो इतनी कंसंट्रेशन में टारगेट टिश्यू तक जाएगी और रिक्वायर्ड इफेक्ट देगी हमें। चौथा जो पॉइंट आता है फिर इसमें आ जाता है हमारे पास पेशेंट फैक्टर।
अब पेशेंट फैक्टर में भी डिफरेंट पैरामीटर्स आ जाते हैं, ठीक है। उसमें नंबर 1 आता है कि इम्यून सिस्टम। हाँ जी, पेशेंट का इम्यून कंप्रोमाइज तो नहीं है, ऑटो इम्यून डिजीज तो नहीं है उसको, या उसको वो अल्कोहलिज्म तो नहीं करता, शराब तो नहीं पीता, या उसके डायबिटीज तो नहीं है, उसके अलावा HIV इन्फेक्शन तो नहीं है उसमें, ठीक है, प्रेगनेंसी लैक्टेशन। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उसको हम 1 बाय 1 देखते हैं। फिर रेनल डिसफंक्शनिंग, कि उसका किडनी कंप्रोमाइज तो नहीं है। उसके बाद आता है हमारे पास रेनल डिसफंक्शनिंग के बाद हेपेटिक डिसफंक्शनिंग, कि हेपेटिक डिसफंक्शनिंग है अगर, तो उसको कैसे आपने कंट्रोल करना है, या किस तरह आपने उसको डोज को करना है, एडजस्ट करना है। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट, फिर आ जाता है कि उसकी जो हमारे पास एज वगैरह आपने देखनी है, ठीक है। उसके अलावा उसकी आपने देखनी है कि वो प्रेगनेंसी में या उसकी लैक्टेशन में कोई इंटरेक्शंस वगैरह तो नहीं आ रहे, तो इनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। फोर्थ जो हम डिस्कस कर रहे थे कि पेशेंट फैक्टर क्या है सिलेक्शन में, तो पेशेंट फैक्टर में हमारे पास यहाँ पे भी डिफरेंट फैक्टर्स आ जाते हैं। इसमें नंबर 1 इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम आपने देखना है कि ऐसे पेशेंट जो है कोई पेशेंट है वो अल्कोहलिज्म का यूज तो नहीं कर रहा है, या फिर उसको डायबिटीज मेलाइटिस तो नहीं है, HIV इन्फेक्शन तो नहीं है, ऑटो इम्यून डिजीज तो नहीं है, ठीक है, प्रेगनेंसी, ये सारी चीजें आपने देख लेनी है, ठीक है। उसके बाद सेकंड क्या है कि रेनल डिसफंक्शनिंग, कि किसी पेशेंट में रेनल डिसफंक्शनिंग तो नहीं है। अगर रेनल डिसफंक्शनिंग है, उसका किडनी जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, ठीक है, पुअर फंक्शनिंग कर रहा है, तो इट मींस दैट यू हैव टू नीड द डोज एडजस्टमेंट। आपने क्या करना है, फिर डोज एडजस्टमेंट करनी है कि ऐसी ड्रग जिनकी किडनी में उसकी मेटाबॉलिज्म हो रही है, उसके लिए आपने क्या करना है, उसकी एडजस्टमेंट करनी है, डोज को एडजस्ट करना है, ठीक है। डोज को एडजस्ट कैसे करेंगे उसकी, फिर डोज कम कर देंगे। तो डोज एडजस्ट करेंगे ताकि एंटीबायोटिक्स की एक्यूमुलेशन ना हो, सही है। अगर तो एक्यूमुलेशन हो रही है, टॉक्सिसिटी होगी, तो एज अ रिजल्ट डेथ हो जाएगी। तो आपने जब डोज एडजस्ट करेंगे तो इट मींस दैट एक्यूमुलेशन को अवॉइड कर रहे हैं, एक्यूमुलेशन नहीं होगी, और हमारे पास जब एक्यूमुलेशन नहीं होगी तो उसके एडवर्स इफेक्ट या साइड इफेक्ट भी मिनिमाइज हो जाएंगे। अब इसके अलावा डायरेक्ट मॉनिटरिंग अगर सीरम हमने करनी है उसकी सीरम की, तो हमने क्या यूज करनी है, क्लोराम्फेनिकोल और अमाइनोग्लाइकोसाइड्स यूज कर सकते हैं ताकि उसकी टॉक्सिसिटी वगैरह को मिनिमाइज किया जाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास फैक्टर हेपेटिक डिसफंक्शनिंग। अगर लिवर कंप्रोमाइज है पेशेंट का, वो फंक्शन नहीं कर रहा है प्रॉपर, तो कुछ ऐसी एंटीबायोटिक जिनकी वो कंसंट्रेट हो रही थी लिवर से या इलिमिनेट हो रही थी लिवर से, तो आपने क्या करना है, ऐसे वो कौन सी एंटीबायोटिक है जो लिवर से एलिमिनेट होती है, एरिथ्रोमाइसिन है और डॉक्सीसाइक्लिन, ये इनकी जो एलिमिनेशन होती है या कंसंट्रेशन ये होती है लिवर से। तो ऐसे पेशेंट जिनका लिवर डिसफंक्शनिंग हो, कंप्रोमाइज्ड हो, इंपेयरमेंट हो, आपने क्या करना है, ऐसे पेशेंट में इन एंटीबायोटिक्स को कॉशन के साथ, ठीक है, यूज करना है या नहीं यूज करना है। फिर आ जाता है पुअर परफ्यूजन। अब परफ्यूजन में क्या होगा कि उसकी जो सर्कुलेशन है प्रॉपर नहीं हो रही, कम सर्कुलेशन हो रही है, तो जितनी परफ्यूजन कम होगी तो इट मींस दैट वो जो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन होगी टारगेट ऑर्गन टिश्यूज तक वो ड्रग की नहीं पहुंच पाएगी। तो जब उसकी रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन नहीं पहुंचेगी तो क्या होगा, जो रिक्वायर्ड एक्शन होगा वो अचीव नहीं होगा। अब इसमें हमारे पास कि अगर जीआईटी की परफ्यूजन डिक्रीज हो रही है तो इट मींस दैट उसकी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी एंटीबायोटिक्स की। जब एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगी तो वो सीएनएस को पेनिट्रेट करके रिक्वायर्ड अमाउंट में उसकी जो थेरेप्यूटिक अमाउंट है वो टारगेट टिश्यू तक नहीं पहुंच पाएगी। तो हमें जो रिक्वायर्ड एक्शन मिलना चाहिए था उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट, ठीक है, वो रिक्वायर्ड एक्शन अचीव नहीं होगा। तो दैट्स वो फिर उसमें ये होगा कि आपको वो जो एंटी थेरापी आप यूज कर रहे थे उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है, बल्कि वो बैक्टीरिया की फिर ये है कि रेजिस्टेंस भी डेवलप हो सकती है इस वजह से, जब आप वो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन नहीं पहुंचेगी, ठीक है। तो इन चीजों को आपने देख लेना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि प्रेगनेंसी और लैक्टेशन। अब चूंकि हमारे पास क्या होता है कि जो एंटीबायोटिक्स होती हैं, कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं जो प्लेसेंटा को बैरियर को क्रॉस कर देती हैं, या फिर क्या करती हैं कि प्लेसेंटर बैरियर को क्रॉस कर देंगी, या
क्या होगा लैक्टेशन के दौरान या ब्रेस्ट मिल्क, इसमें क्या होगा वो हो जाएंगी हमारे पास, उसकी जो एंटीबायोटिक्स होंगी वो उनकी ट्रांसपोर्ट हो जाएगी या उसको क्रॉस कर देंगी। तो क्या ऐसी एंटीबायोटिक से आपने अवॉइड करना है जो एबनॉर्मेलिटीज काज कर रही हूँ, जिस तरह टेट्रासाइक्लिन है। तो जब आप प्रेग्नेंट वुमेन में उसको एडमिनिस्टर करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा कंजेनिटल एबनॉर्मेलिटीज रिपोर्ट होंगी, ठीक है। जिस तरह टेट्रासाइक्लिन का आपने पढ़ा है कि ये इन्फेंट की जो है वो टीथ डिस्कोलोरेशन काज करेगी, ठीक है। तो इन एंटीबायोटिक से आपने क्या करना है, अवॉइड करना है जो क्या कर रही है वो आपके उसको एडवर्स इफेक्ट काज कर रही हो, ठीक है, या फिर फीटस के लिए या मदर के लिए उसके लिए क्या हो डेंजरस हो। तो ऐसी एंटीबायोटिक्स को आपने यूज करने से अवॉइड करना है। तो नेक्स्ट फिर आगे इसके अभी डिफरेंट फैक्टर हमारे पास है। नेक्स्ट जो फैक्टर आता है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट पढ़ रहे थे हम कि मल्टी रेजिस्टेंट ड्रग के यूज। अब मल्टी रेजिस्टेंट ड्रग यूज में क्या होगा कि आप क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन थेरापी यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब एक एंटीबायोटिक से क्या हो रहा है कि वो रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, बैक्टीरिया उसको रेजिस्ट कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन में यूज कर रहे हैं। सम टाइम ये होता है कि कॉम्बिनेशन में भी उसकी में रेजिस्टेंस आ जाती है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर एंटीबायोटिक्स का यूज करेंगे वो भी आप प्रॉपर उसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। उसकी प्रॉपर जो ड्यूरेशन होता है कि 7 दिन के लिए या 5 दिन के लिए, वो प्रॉपर अगर नहीं करेंगे तो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगी, या फिर आपको अदर डिजीजेज है तो आपने उसके लिए भी देखना है उसके साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट, ड्रग इंटरेक्शन तो नहीं है। उसके अलावा एज फैक्टर आ जाता है। अब एज फैक्टर में हमारे पास ये होता है कि कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं, अब चूंकि बच्चों में क्या होता है उसका जो किडनी और जितने भी ऑर्गन्स हो वेल डेवलप नहीं होती, स्पेशली किडनी हो गया या हमारे पास लीवर हो गया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, डोज एडजस्ट करनी होती है ताकि उनका जो अगर कंप्रोमाइज ना हो जाए, ठीक है, उसमें एडवर्स इफेक्ट ज्यादा ना हो, उसको मिनिमाइज करने के लिए आपने ये सारे पैरामीटर्स देखने होते हैं। इसके अलावा ऐसी ड्रग्स को अवॉइड करना है जो बोन्स की जो डेवलपमेंट होती है या उनकी जो ग्रोथ हो रही होती है उसके जो इफेक्ट पे उसको क्या करेंगी, वो मिनिमाइज करेंगी या उस पर एडवर्स इफेक्ट शो करेंगी, तो आपने उसको भी देखना है। इसमें एग्जांपल है हमारे पास क्लोराम्फेनिकोल और सल्फानेमाइड ड्रग, ये क्या करती है, बोन की ग्रोथ पे इफेक्ट करती है, तो ऐसी ड्रग्स को आपने यूज नहीं करना। इसके अलावा अडल्ट में क्या होगा, आपने ऐसी ड्रग्स भी नहीं यूज करनी है जो उनके लिवर या फिर किडनी कंप्रोमाइज्ड है, तो उसमें डोज एडजस्ट करनी है या फिर आपने उसके अल्टरनेट ड्रग यूज करनी है। 7 है सेफ्टी ऑफ एंटीबायोटिक। मोस्ट कॉमन चीज आपने जो देखनी होती है कि ड्रग की एफिकेसी भी है नहीं, साइड इफेक्ट इसके कम है, ठीक है, ज्यादा ही या क्या, आपने वो ड्रग चूज करनी है जिसकी सेफ्टी हो, मींस के उसकी जो मिनिमम साइड इफेक्ट हो और उसकी जो एफिकेसी है थेरेपेटिक इफेक्ट ज्यादा हो, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट साइड इफेक्ट कम होने चाहिए। तो वो एंटीबायोटिक्स आपने क्या करनी है, उसको कंसिडर करना है। जिस तरह हमारे पास क्या है कि क्लोराम्फेनिकोल है तो इसकी स्पेसिफिटी कम होती है और ये रिजर्व होती है लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन के लिए। लास्ट फिर आता है हमारे पास कि कास्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब फार्मासिस्ट का ये काम है कि पेशेंट की कंप्लाइंस को भी देखे, ना कि अपना एडवांटेज देखे, हाँ जी इसका मेडिसिन है ये 1000 की बिक रही है, एक 200 की या 2000 वाली दे देते हैं पेशेंट को, नहीं, बल्कि कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं जो डॉक्टर के पास नहीं जा सकते कि डॉक्टर 1000 रुपया फीस लेगा या 500 फी होती है उसकी, तो वो इससे बचने के लिए सपोज अगर उनकी 1000 रुपया वो मजदूरी है दिन का, वो डॉक्टर के पास चले जाए वो तो 2000-3000 ले लेगा। तो आपने क्या करना है कि ऐसी ड्रग आपने देखना है, पेशेंट कंप्लाइंस भी देखनी है, ठीक है, कि मैक्सिमम ज्यादा काफी सारी ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनकी एफिकेसी तो सेम है लेकिन कॉस्ट डिफरेंट होती है, उनकी कॉस्ट जो होती है। तो सपोज हमारे पास ये आ जाती है मेथिसलीन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस और एसएमआर-एसए। इसमें क्या होगा, इसके जो ट्रीटमेंट के लिए ड्रग्स यूज होती है, एंटीबायोटिक्स यूज होती हैं, इसमें लेनिजोलाइड है, मिकोमाइसिन है, डेप्टोमाइसिन है, इसके अलावा तो ये 4 ड्रग्स आती हैं। तो आपने क्या करना है, कॉस्ट देखनी है। अब चूंकि एफिकेसी तो सेम है इनकी, वो ड्रग्स देखनी है, वो एंटीबायोटिक्स देखनी है जिसकी कॉस्ट कम हो और इफेक्ट सेम है अगर तो कॉस्ट देखनी है। अब सपोज हमारे पास सबसे ज्यादा जो कॉस्ट है वो डेप्टोमाइसिन है, ठीक है, उसके बाद लेनोजोलाइड है,
क्लिंडामाइसिन और सबसे कम कास्ट है वेंकोमाइसिन की। तो यू डोंट हैव टेक द एडवांटेजेस ऑफ पेशेंट, नो यू हैव गिव द बेनिफिट टू द पेशेंट एंड प्रिस्क्राइब those drugs that have the least cost, that is vancomycin. Vancomycin have the least cost and have same efficacy as with other drugs that are clindamycin, linezolid and daptomycin. So this is all about the today lecture. So anyone have any single question, you can ask in the comment box. Thank you very much.